एक अपराधी की तलाश आखिर कितने दिन या कितने सालों तक की जा सकती है? 10, 20, 25 या 50 साल? इस आदमी की तलाश पिछले 133 सालों से चल रही है। 1888 से 1891 के बीच जैक द रिपर ने ईस्ट लंदन में 11 मर्डर किए, जिनमें से पुलिस रिकॉर्ड में सिर्फ 5 मर्डर्स हैं, जिन्हें कैनोनिकल 5 कहा जाता है। कई फैमिलीज और जर्नलिस्ट का यह कहना है कि 11 तो सिर्फ एक नंबर है, मर्डर्स का असली हिसाब तो कभी कुछ पता ही नहीं चला। हर मर्डर की अपनी एक अलग कहानी है, जिसे हम अपनी जैक द रिपर पार्ट 1 वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज बात करते हैं कि सारे मर्डर्स कमिट हो जाने के बाद जैक द रिपर का आखिर हुआ क्या? क्यों जैक द रिपर केस क्राइम इन्वेस्टिगेशन दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री मानी जाती है? केस को लीड कर रहे सीआईडी ऑफिसर ने 1894 में रिजाइन करने से पहले जैक द रिपर केस पे बहुत ज्यादा काम किया था। 2000 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया गया था, जिनमें से 300 लोगों को इन्वेस्टिगेट और कंटिन्यूअसली इंटेरोगेट किया गया था, और उनमें से 80 लोगों का शहर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। यह केस एक होड़ बन चुकी थी पुलिस और रिपर के बीच में। पुलिस के पास 100 से ज्यादा लेटर्स आए, हर बार कुछ अलग, हर बार एक नया सबूत, एक नया गवाह, लेकिन पुलिस मर्डर रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रही थी। सबसे मुश्किल तो यह हो गया था कि कैनोनिकल 5 के दौरान और उसके बाद करीब 150 के आसपास मर्डर्स हुए। सभी मर्डर्स ऐसे लगते थे जैसे रिपर ने किए हों। लगभग हर मर्डर का हिस्सा एक बेकसूर प्रोस्टिट्यूट बनती, लेकिन फॉरेंसिक्स की मदद से पुलिस ने यह कंफर्म किया कि रिपर ने सिर्फ और सिर्फ 5 ही मर्डर्स किए थे। अब सबसे बड़ा सवाल, जैक द रिपर के मास्क के पीछे आखिर था कौन? इतने लोगों से पूछताछ करने के बाद यह तो कंफर्म हो गया था कि रिपर को देखा गया था। डिस्क्रिप्शन था कि जैक द रिपर एक पतला दुबला 35 से 40 साल का आदमी, जिसकी लंबी मूछें थी, डार्क कलर की हैट और कोट पहनता था। इन सब के चलते पुलिस का शक उसी एरिया में रह रहे एक बैरिस्टर पर जाता है, लेकिन उससे बात करने से पहले ही उसकी लाश पुलिस को नदी में तैरती हुई मिलती है। बाद में पता चलता है कि बैरिस्टर को होमोसेक्सुअल होने की वजह से हर जगह से बॉयकॉट कर दिया गया था। बैरिस्टर ने सुसाइड की थी, और इसी वजह से हमारे सीआईडी ऑफिसर का शक और बढ़ गया था, क्योंकि बैरिस्टर ने आखिरी मर्डर होने के 1 महीने बाद ही सुसाइड की थी। बैरिस्टर की मां और दादी दोनों की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। हेरिडिटी में बैरिस्टर को भी यही मिला था। सीआईडी ऑफिसर ने इस 31 साल के बैरिस्टर को शुरुआत में 41 साल का डॉक्टर बता दिया था। देखा जाए तो यह केस बहुत पहले ही सॉल्व हो जाता, लेकिन सीआईडी साहब की एक नहीं बल्कि कई गलतियों ने हमें एक्चुअल किलर से दूर कर दिया। जैसे कि हमारे ऑफिसर ने एक ऐसे प्रिजनर को सस्पेक्ट बता दिया जो मर्डर के टाइम पे ऑलरेडी फ्रांस में सजा काट रहा था, और जुर्म था कि वो एक जेब कतरा था। इन शॉर्ट वो एक चोर था। थोड़े ही दिनों बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी एक फाइल में मेंशन किया कि उन्हें जैक द रिपर मिल चुका है। जिस एरिया में मर्डर हुए थे, यह सस्पेक्ट वहीं रहता था। इस सस्पेक्ट के खिलाफ एक विटनेस मिला, लेकिन उसने भी गवाही देने से मना कर दिया, क्योंकि सस्पेक्ट और विटनेस दोनों ज्यूइश थे। इस सस्पेक्ट की हिस्ट्री ये थी कि उसे कई सालों तक असाइलम में रखा गया था। वहां इसके बिहेवियर में ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं थी जिससे यह कहा जा सके कि यह मर्डर कर सकता है। असाइलम में सस्पेक्ट कई तरीके की मेंटल इलनेस से जा रहा था। स्किज़ोफ्रेनिया, फोबिया की कोई उसकी जान ले लेगा, नहाने से सख्त नफरत, और सेल्फ अब्यूज की तो कोई सीमा ही नहीं थी। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सिर्फ जैक द रिपर को ढूंढना ही उनका मोटिव नहीं रहा था, बल्कि अब कई फेक जैक द रिपर आ चुके थे और मर्डर काउंट बढ़ते जा रहा था। फॉरेंसिक्स कंफर्म कर रही थी कि 5th मर्डर के बाद रिपर शांत था, उसने कोई मर्डर नहीं किया। इसी बीच एक और थियरी सामने आती है कि जैक द रिपर एक औरत थी, नाम है जिल द रिपर। एक मेंटली इल इरिश इमिग्रेंट लेडी को इसका सस्पेक्ट समझा गया, क्योंकि उसने सेम पीरियड में न्यूयॉर्क में मर्डर की कतार लगा दी थी। जब उसे पकड़ा गया तब वो 2 औरत और अपने पति का मर्डर कर चुकी थी, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके आधार पर उसे जैक द रिपर केस के लिए सजा दी जाए। सच कहें तो मर्डर की तरह ही सस्पेक्ट भी बस एक नंबर बन चुके थे।
सस्पेक्ट की लिस्ट 120 से ज्यादा के नंबर को क्रॉस कर रही थी। पुलिस ने तो एक पेंटर तक को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसकी पेंटिंग जैक द रिपर के मर्डर्स से इन्फ्लुएंस थी। एज यूजुअल कुछ टाइम बाद उसको छोड़ दिया गया। जहां तक बहुत आसान था रिपर के लिए इतने लोगों के बीच में से निकल जाना। क्या मालूम उसे पकड़ भी लिया गया हो, लेकिन पता चले बगैर ही वो नाक के नीचे से निकल गया हो। सब आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन क्या एक बार पलट के उन 5 मर्डर केसेस को वापस स्टडी करना जरूरी नहीं था? क्या पता वहां कोई लूप होल हो। यही बात हमारे सीआईडी ऑफिसर ने सोची और वहां उन्होंने एक बात गौर की। 5th मर्डर एक घर में हुआ था, इनफैक्ट एक बेडरूम में हुआ था। बाकी सारे मर्डर्स आउटडोर थे। अगले ही पल पुलिस एक फिश पोर्टर को अरेस्ट करती है। यह फिश पोर्टर फाइनल विक्टिम का बॉयफ्रेंड था। कहा जाता है कि उसके व्हाइट चैपल में तकरीबन 10 घर थे। उसे पसंद नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रोस्टिट्यूट का काम करे। उसने कई बार यह स्टेटमेंट दिया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि वाइफ थी, लेकिन असलियत यह थी कि वो दोनों सिर्फ रूममेट्स थे। थियरीज ये भी कहती हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोस्टिट्यूशन से दूर रखने के लिए इस फिश पोर्टर ने पहले 4 मर्डर किए, लेकिन जब फिश पोर्टर की नौकरी चली गई तो पैसों के लिए उसकी गर्लफ्रेंड वापस प्रोफेशन में उतर आई। गर्लफ्रेंड ओवर अल्कोहलिक थी, जो उन दोनों के बीच कई झगड़ों की वजह भी थी। लेकिन जब उसने घर पे 2 और प्रोस्टिट्यूट्स ले आई तो फिश पोर्टर और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच बहुत झगड़े हुए। बात मारपीट तक पहुंच गई थी और अंत में फिश पोर्टर ने घर छोड़ दिया। लेकिन ठीक 10 दिन बाद 5th विक्टिम की लाश उसी के घर में मिलती है। उसे नींद में मारा गया था। फिश पोर्टर सेम घर में रहता था, उसके पास घर की चाबी भी थी। फॉरेंसिक्स ने क्लियरली मेंशन किया था कि मर्डर कोई अनजान नहीं कर सकता, क्योंकि मर्डर एकदम शांत दिमाग से किया गया था। विक्टिम खुद को बचाने के लिए अपोज भी नहीं कर पाई थी। इतना जहां तक काफी था फिश पोर्टर को जैक द रिपर प्रूफ करने के लिए, लेकिन उसे इंटेरोगेशन के बाद छोड़ दिया गया। क्या यह पुलिस की सबसे बड़ी हार नहीं थी? जहां तक नहीं, क्योंकि इतना होने के बावजूद एक आखिरी सस्पेक्ट बाकी था जिसने एक्सेप्ट किया कि वो जैक द रिपर है। लास्ट मर्डर के 1 साल बाद एक कॉटन मर्चेंट की डेथ होती है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लिवरपूल में रहता था। लेकिन एक बात गौर करने वाली थी, हर मर्डर लगभग सैटरडे या संडे को किया गया था। एक कॉटन मर्चेंट को वीकेंड में ही तो टाइम मिल सकता है ना ये सब करने के लिए। सभी का कहना था कि रिपर एक लोकल क्लास फैमिली से आता था, लेकिन हमारे कॉटन मर्चेंट एक आलीशान घर में रहते थे और इसी घर ने इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद की। घर के बेसमेंट में एक तहखाना था जहां पुलिस को एक डायरी मिलती है जिस पर क्लियरली लिखा गया था, I give my name that all of me, so history do tell what love can do to a gentleman. Yours truly, Jack the Ripper. डायरी में हर किलिंग की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी। इस डायरी के बाद घर पे एक गोल्ड पॉकेट वॉच भी मिलती है जिस पे 5 विक्टिम्स के नाम लिखे होते हैं और जो हल्के से मिट चुके थे। उन 5 नामों के नीचे लिखा था जैक द रिपर और उसके नीचे लिखा था जेम्स मेब्रिक। फॉरेंसिक्स फिर आकर अपना स्टेटमेंट देती है, लेकिन इस बार उनका कहना होता है कि डायरी और वॉच बहुत पुरानी है, इसलिए वो ओरिजिनल एविडेंस हो सकते हैं, पर इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। पुलिस के साथ अब इतने इंसिडेंट हो चुके थे कि यह बताना बहुत ही मुश्किल था कि यह सस्पेक्ट भी किसी का मास्टर प्लान नहीं था। फेक एविडेंस बनाकर पुलिस को वहां तक लाना किसी के प्लान का हिस्सा भी तो हो सकता था। 1894 में सीआईडी ऑफिसर अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हैंड ओवर करके और उसकी सारी डिटेल्स देकर रिजाइन कर देते हैं। 2014 और 2019 में एक एविडेंस को चेक करके फॉरेंसिक्स ये कंफर्म करती है कि विक्टिम की बॉडी पर जो डीएनए मिला था वो कॉटन मर्चेंट से मैच करता है। लेकिन फॉरेंसिक्स बाद में ये खुद कहती है कि एविडेंस सालों से पास ऑन हो रहा है, इसलिए ये रिपोर्ट की श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। जैक द रिपर हमेशा के लिए बस एक सवाल बन के रह गया है कि वो आखिर था कौन। ये मिस्ट्री हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन चुकी है। फ्यूचर में अगर पता चल भी जाता है कि जैक द रिपर कौन था तो उसकी श्योरिटी कोई नहीं देगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जैक द रिपर कौन था। जल्द ही लौटेंगे और एक मिस्ट्री के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को।